कोई मसला नहीं हुआ। तो सिंगल एंट्री तो फिर खत्म हो गया, इसका मतलब आपने खुद ही एक सवाल पूरा कर लिया। अच्छा जी, वो समझाया कब था? उसी में लेके गए हैं। नहीं, वो वेजेस कौन सी थी? तो फिर देखे ना, दो तरह की वेजेस आ रही होती हैं। एक हमने जो हम जैसे आज का सवाल भी देखेंगे, आज के सवाल में ये बात दोबारा आ जाएगी। क्लब हाउस, ये गोल्फ क्लब आज सवाल का काम गया, बेसिकली गोल्फ क्लब, लेकिन साथ में कैंटीन उन्होंने खोली हुई है। अब कुछ मुलाजिम होंगे जो गोल्फ क्लब के होंगे और कुछ मुलाजिम होंगे, हो सकता है वो कैंटीन में रखे हों हमने। अब कैंटीन के मुलाजमों की तनख्वाह ट्रेडिंग अकाउंट में आनी चाहिए और दूसरों की तनख्वाह नॉर्मल, ठीक है। तो जो मेन एक्टिविटी है उसके एक्सपेंस जो है वो इनकम एक्सपेंस में ही नज़र आना चाहिए। नहीं बेटा, इसमें प्रॉफिट लॉस नहीं निकल रहा, इसमें इनकम्स और एक्सपेंसेस देखकर हमने सरप्लस या डेफिसिट निकालना। हाँ, नेचर वही है। मैं प्रॉफिट एंड लॉस को काट के इनकम एक्सपेंडिचर लिख रहा हूँ आपके लिए कि या वो इनकम है या एक्सपेंस है, तो जाएगी वहाँ। अच्छा जी, फिडेलिटी बॉन्ड कुछ भी नहीं था जी, मैंने आपको कहा था रहने दें, बहरहाल नहीं रहने देते आप। तो फिडेलिटी बॉन्ड क्या होता है? देखें, एक पुराना कॉन्सेप्ट है, अब इसका रवाज रहा नहीं। सुने, आपने एक मुलाजिम रखा, जैसे हमने कल एक मुलाजिम रखा था, परसों खोखा खोला था तो एक मुलाजिम रख लिया था। अब वो मुलाजिम जो है वो जिस काम के साथ डील कर रहा है वो कैश से रिलेटेड है, और आपने देखा भी था कि हमने कुछ इस तरह का कंट्रोल रखा हुआ है कि हर रोज़ शाम को मिस्टर मुलाजिम जितना कैश इकट्ठा हो तुमने कैशियर को दे के फिर घर जाना है। जिस वजह से वो एडजस्टमेंट भी हुई थी कि सितंबर 30 वाले शाम की जो सेल थी वो जो है वो जमा करवाना भूल गया था या रह गई थी, तो वो सेल में रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो हमने वो सिर्फ 480 की सेल रिकॉर्ड भी की थी। अब हुआ क्या करता है, आपने कोई बंदा हायर किया, अब उसने कुछ ऐसा काम करना है जिसमें आपके नुकसान का खदशा है। जैसे आप किसी बंदे को जानते नहीं हैं, वो कैशियर की नौकरी के लिए आ गया मिसाल के तौर पे, आपने उसको, वो ठीक है थोड़ा बहुत ही कैश होगा, ठीक है खोखे के ऊपर थोड़ा सा कैश ही आया करेगा, लेकिन कैश तो बहरहाल है। अगर वो शाम को सारा कैश इकट्ठा करके आए ही ना जमा कराने, निकल ही जाए, कैश भी लेके निकल जाए, तो इसको सेव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस क्या किया करती हैं, वो कहती हैं आप अपनी सिक्योरिटी जमा करवा दो, ठीक है। एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जिस काम को डील करेगा मैक्सिमम उसमें हमें कितना पैसा हमारा इन्वॉल्व होता है, तो वो उतने पैसे की सिक्योरिटी उससे लेकर रख ली जाती है। उसे कहा जाता है कि तुम नौकरी पे आ रहे हो, मिसाल के तौर पे 500 रुपये अगर हमें लगता है कि एक ऑन एवरेज हमारा बैलेंस यहाँ पर हुआ करेगा, हमसे कहा यार 500 रुपये की, 5000 रुपये की, 15,000 रुपये की, 50,000 रुपये की सिक्योरिटी जमा करवा दो, ये तुम्हारी अमानत रहेगी हमारे पास, जब तुम छोड़ के जाओगे तो हम तुम्हें ये पैसे वापस कर देंगे, और अगर तुमने कोई नुकसान कर दिया तो हम इससे पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब जब पैसे उससे ले लिए तो कैश या बैंक तो डेबिट हो गया, क्रेडिट क्या करें, कोई इनकम है ये कोई इनकम है, एक लायबिलिटी है। जब वो छोड़ के जाएगा, अमानतन उसके पैसे रखे हुए हैं, जब वो छोड़ के जाएगा, कोई गड़बड़ ना की उसने, तो ये सारे के सारे पैसे उसको एज इट इज़ हमें वापस करना पड़ेंगे। बात समझ आ रही है? तो ये एक लोन था, सिंपल लायबिलिटी थी, मैंने आपको कहा था ये लायबिलिटी लिख लो इसके आगे ब्रैकेट में, कैश डेबिट फिडेलिटी बॉन्ड लायबिलिटी क्रेडिट हुई पड़ी। अब ये कोई थी भी पुरानी लायबिलिटी, हमने किसी वक्त जब वो आया होगा उससे मुलाजिम से लेकर रख लिया होगा, हमने स्टूवर्ड से बॉन्ड लेकर मिसाल के तौर पे रखा होगा, अब वो जब जाएगा तो वापस करेंगे, तो ओपनिंग क्लोजिंग में कोई डिफरेंस नहीं था, ठीक है। तो फिडेलिटी बॉन्ड क्या है, सिक्योरिटी आपने किसी मुलाजिम से लेकर रखी हुई है, जब वो वापस जाना है तो उसको वापस करना पड़ेगी, तो ये एक लायबिलिटी है, कैश डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट जब लेते हैं तो ये एंट्री होती है, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग सेम का मतलब क्या था, ये कोई पुरानी सिक्योरिटी लेकर रखी थी जो अभी तक वापस नहीं की थी। बहरहाल एक पुराना कॉन्सेप्ट था, ये अब नॉर्मली नज़र नहीं आता, ऑर्गेनाइजेशन में भी इसका रवाज काफ़ी कम हो गया है, ठीक है जी। ओके, अगली बात, आपने सब्सक्रिप्शन वाले 5 सवाल किए थे, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किए, वो हो गए थे। एक छोटी सी बात शायद बॉदर कर रही हो, बैड डेट्स का आना, ठीक है, पिछली क्लास में वो बात नहीं हुई तो थोड़ी सी बात कर देता हूँ वैसे, ठीक है।
जब आपके पास सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ओपनिंग एरियर क्लोजिंग एरियर कोई रिसीवेबल कह रहे हैं आप, तो ये डेटर का लेजर ही एक तरह से है ना, ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर ऐसे ही होता था ना, ओपनिंग रिसीवेबल क्लोजिंग रिसीवेबल। तो अगर बैड डेट हो जाए तो उसकी एंट्री क्या करते थे, बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट, तो वही एंट्री हो रही है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट, ये डेटर का लेजर ही है, यहीं पे क्रेडिट एंट्री कर देंगे। ठीक है, बहरहाल इस पर दोबारा बात करेंगे जब दूसरी क्लास में भी बात होगी तो। ठीक है, बाकी कोई मसला तो नहीं आया पांचों सवालों में? ओके चले, आज का सवाल है पास पेपर 10 पेज नंबर 197 पे स्टार्ट हो रहा है, और मैं आपको गाइड करता हूं स्टेप बाय स्टेप, आप वो फॉर्मेट बनाएं, तब तक मैं सुकून से बैठूंगा। ठीक है जी, लेजर काइंडली मुझे दे देते हैं जी, नहीं है तो बैठ जाएं, खैर है, नहीं है तो लेने ना जाएं, है तो दे दो। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 ओपन कर लें काइंडली सब, हो गया ओपन? इसमें रिक्वायरमेंट है, पहली रिक्वायरमेंट, अ कैंटीन ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12। जी, कल हमने बोतलें बेची थी खोखा लगा के, आज हम हैं तो गोल्फ क्लब। देखें सवाल का पहला लफ्ज क्या था, ट्रेजरर ऑफ अ गोल्फ क्लब, ये गोल्फ क्लब की कहानी होगी। गोल्फ क्लब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब गोल्फ क्लब का काम गोल्फ खिलाना तो हो सकता है, कैंटीन खोलना तो नहीं ना होता, तो ये एक ट्रेडिंग एक्टिविटी उसने की होगी, आज कैंटीन ओपन करेगी। ठीक है, तो कैंटीन का ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हमने कल परसों बॉटल्स का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। आपको ये नजर आ रही है रिक्वायरमेंट ए, मैंने रखा इसको तीसरे नंबर पे ही है। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते थे ना, इसी तरह से इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट साथ ही बना लेते हैं। रिक्वायरमेंट हो तो रिक्वायरमेंट ए लिख देते हैं, आगे जाकर रिक्वायरमेंट नहीं होगी तब भी इसका काम ऐसे ही किया करेंगे हम, वर्किंग वन हमारी ये बन जाया करेगी। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी लेस एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट, लेकिन आज बोनस की एडजस्टमेंट भी है तो उसके नीचे नेट प्रॉफिट के नीचे भी 2 लाइनें खाली छोड़ दीजिएगा, अभी बेशक ये लिखे ना। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट बी है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 दिसंबर 12 का, और बैलेंस शीट बनानी है, और कहता है रिजल्ट ऑफ कैंटीन कंपटीशन। ये बात हम कर लेंगे खुद से ही, फिर आप देख लेंगे कि ये ऐसे ही हुआ पड़ा है रिक्वायरमेंट के अंदर। तो इनकम एक्सपेंडिचर का आपका फॉर्मेट है इनकम्स लेस एक्सपेंसेस, ऊपर तीनों चीज़ें लिखनी है। उसके बाद बैलेंस शीट में जगह मेरे पास कम होती है, ऊपर आपने लिखना है गोल्फ क्लब बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 12। उसके बाद फंड्स एंड लाइबिलिटीज़ की हेडिंग, फिर ओपनिंग फंड प्लस सरप्लस क्लोजिंग फंड, लाइबिलिटीज़ 5-6 लाइनें खाली, एसेट्स बाकी का सफ़ा खाली। ठीक है जी, जल्दी से इतना फॉर्मेट बनाएं, जल्दी से, जल्दी करें सब, शाबाश। भाई एसेट्स में ये मैंने जो लिखा हुआ छोड़ दिया, इसको आप ना लिखें, आपने बस अपनी तरतीब से एसेट की हेडिंग देकर फिर उसका बाकी का सफ़ा आधा छोड़ देना है, फिर साथ साथ जैसे जैसे एडजस्टमेंट्स आती जाएंगी हम चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, क्लोजिंग फंड क्या लिख लो, नहीं तो टोटल ही हमने नीचे ऐड करना होता है, डिब्बा लगा के टोटल करोगे तो वो क्लोजिंग फंड ही होगा। लिख लो तो लिख लो, ना लिखो तो
लेकिन लाइन छोड़नी पड़ती है नीचे। डन जी, ओके। उसके बाद सवाल पढ़ते हैं जी। द ट्रेजरर ऑफ अ गोल्फ क्लब, अच्छा जल्दी जल्दी जल्दी, कुछ बच्चे कर रहे हैं अभी तक नोट, पता नहीं क्यों। नेट प्रॉफिट बिफोर बोनस नहीं लिखना, बस नेट प्रॉफिट जितना कल तक पढ़ाया है, नेट प्रॉफिट लिख के नीचे 2 लाइनें बस खाली छोड़ दीजिएगा और फिर मुझे बताएं इतना काम हो गया। कोई ऐसा वजह जो अभी तक नोट कर रहा हो? ओके, अब सुने। द ट्रेजरर ऑफ अ, जब मैं कहूं सुने तो फिर लिखना रोक दिया करें, जरूरी होता है फिर सुनना। द ट्रेजरर ऑफ अ गोल्फ क्लब हैज प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट कैश एंड बैंक की है, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। ये नीचे रिसीट एंड पेमेंट है हमारे ही साल का 31 दिसंबर 12 का। मेरा फिलहाल ध्यान मैंने आपकी तरफ लेके आना है पॉइंट 1 की तरफ। पॉइंट 1 में क्या गिवन है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखिए जी, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, कैंटीन पेएबल यानी क्रेडिटर कैंटीन, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का लेजर ओपन होगा, पेएबल का लेजर ओपन होगा, फिर सब्सक्रिप्शन एडवांस और एरिया दोनों आ रही हैं, ओपन होगा। टेलीफोन एक्सपेंस है, कंपटीशन एक्सपेंस है, ये बाद में आया, इसको आपने नहीं बनाना। तो 1 2 3 4 5 लेजर्स ओपन होते हैं आपके, जल्दी से ओपन करें, ओपनिंग क्लोजिंग्स लिख लें। बल्कि इधर देखें, पहले ये मुझे ओपनिंग क्लोजिंग लिखवा दें, मिट गए शायद कुछ ओपनिंग क्लोजिंग, फिर आप देखिएगा जी। सबसे पहले क्या नजर आ रहा है? इधर देखें, कैंटीन ट्रेड पेएबल्स यानी क्रेडिटर्स, ओपनिंग 71 है, क्लोजिंग कितना है? 52 पॉइंट। बहुत अच्छे भाई, हमारे पढ़ने के कमाल, मैं खुद ही देख लिया करूं, इससे अच्छा है। 55.2 है, 52.5। ओके, नेक्स्ट कैंटीन इन्वेंट्री, ओपनिंग 60 है, क्लोजिंग 39.5, ठीक है जी। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन, एरियर्स भी है, एडवांस भी है, हम तो इकट्ठा ही बना लिया करते हैं ना सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। तो एरियर्स मतलब पेएबल, रिसीवेबल, तो ओपनिंग रिसीवेबल 15.8, क्लोजिंग रिसीवेबल 27.6, फिर ओपनिंग एडवांस लायबिलिटी 55.2, क्लोजिंग एडवांस 35.5, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? टेलीफोन एक्सपेंस है और ड्यू। अब टेलीफोन देखें, गोल्फ क्लब को कोई एक्सचेंज थोड़ी लगाई हुई है कि टेलीफोन बेच रहे हैं, ठीक है, या टेलीफोन का बिल उनको इनकम हो रहा होगा, तो एक्सपेंस ही होगा ना टेलीफोन। तो टेलीफोन के साथ ड्यू मतलब पेएबल, ठीक है। तो ओपनिंग पेएबल 3.9 और क्लोजिंग पेएबल 5.9। उसके बाद कंपटीशन एक्सपेंसेस ड्यू यानी पेएबल 3.2 और 3.9। जल्दी से ये 5 लेजर्स ओपन करें। कोई टेक्निकल बात नहीं अभी तक की, ओपनिंग क्लोजिंग वैसे ही फॉर्मेट बनाए हैं और ओपनिंग क्लोजिंग लिख रहे हैं। जल्दी से लेजर्स ओपन करें। ख्याल है चुप करो, पश्तो में बातें मत करो इसके साथ। तुम नहीं चाहते जो तुम बातें करो मुझे समझना है। कर रहे जल्दी, तुमने पहले नोट कर लिया तो ज़रा का वाह। भाई ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां बेंच जिन पे 6 बच्चे हैं पहले के अलावा, वो 7वें की जगह खाली कर दें प्लीज़। ये रोज़ क्यों कहना पड़ता है?
दूसरे बेंच से स्टार्ट होगी ये कहानी, इंश्योर करें खुद से। ये बैग उठा लें बेटा, नीचे कुंडियाँ लगी हुई हैं भाई साहब, तीसरी रो, बैग के नीचे कुंडियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पे लटका दें। यहाँ से उठा लें बैग, प्लीज़ उठा लें प्लीज़, ये वाला बैग भी उठा लें। बैग नहीं है, जैकेट है साथ हो। तुम लोग भी एक बच्चे की जगह खाली करो, 6 तो हो जाओ। इधर हो, हाँ थोड़ी सी और खाली करो, पहली रो में आओ। दूसरी रो में 7वें की जगह सही नहीं खाली हुई, मैं बना लूँगा जगह बेटा। पहली रो में बैठो, पहली में। तीसरी रो जगह नहीं खाली की आप लोगों ने, प्लीज़ जल्दी करें। भाई आगे आओ, क्यों इतने तंग हो रहे हो, आगे आओ, दूसरी रो में आओ। तीसरी रो जगह खाली करें, 7वें बच्चे की जगह खाली करें। हैंड से एक बच्चा उठ के आगे आए प्लीज़, आखिरी रो वाले आगे आए, 3rd रो में आए। अब्दुल्ला साथ हो जाओ ना यार, कैसे ऐसे बिठाएंगे वहाँ पे, डिग जाना है उन्हें। हाँ तो ये कितनी गुंजाइश है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, उस्ताद को 3 दफ़ा कहना पड़ा एक काम। वो इतना स्मार्ट है मेरी तरह से। जी हो गया यहां तक? ओके, पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। पॉइंट 2 में क्या है? फिक्स्ड एसेट्स बैलेंस एट 1 जनवरी 12 एंड एप्लीकेबल डेप्रिसिएशन रेट्स आर एज फॉलोज। वैसे तो ये शॉर्टकट से भी काम हो सकता था, लेकिन पहली दफा सिंगल एंट्री के सवाल में भी, क्योंकि ये अलग अलग नहीं किया था, और फाइनल अकाउंट चूंकि इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट हमने बनानी नहीं है, तो मैंने कहा चलो ज़रा आज तफसील से ही ये काम कर लेते हैं, थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी इन एसेट्स की, इन अकाउंट्स की, और यहाँ से पोस्टिंग की भी थोड़ी सी, ठीक है, आगे आगे जाकर कैश फ्लो के अंदर हमें यह वो चीज़ काम आ जाएगी, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, कॉस्ट अलग है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग है। आपसे मैंने ये अर्ज किया हुआ है, अगर वो सवाल में अलग कर दे तो हम भी अलग ही लिखेंगे, और अगर वो सवाल में इकट्ठा रखे तो हम भी इकट्ठा रख लेंगे, ठीक है, और सही है ना। तो 3 अकाउंट्स और ओपन हो जाएंगे। ओपनिंग बैलेंसेस थे सिर्फ, देखें, क्लब हाउस एंड कोर्स कॉस्ट, ठीक है जी, और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर आ रहा है आपको, 3156 ओपनिंग कॉस्ट और 214.6 ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। उसके बाद फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स ओपनिंग कॉस्ट 552, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 166, कोर्स इक्विपमेंट ओपनिंग 1262 और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग 542। तो ये 6 लेजर्स और बनाएं जल्दी से। पॉइंट 2 में ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, 3 और 3 6, सिर्फ ओपनिंग है, क्लोजिंग अभी नहीं आया हमारे पास, देखेंगे कैसे आते हैं। ओपनिंग लिखें जल्दी जल्दी। सीसी एंड सी का मतलब है क्लब हाउस एंड कोर्स। पता नहीं फिर मैंने सीसी क्यों लिख दिया, सी एंड सी होना चाहिए था। चलें बाहर, क्लब हाउस एंड कोर्स, CH होना चाहिए, CH एंड सी है ना। चले मैं ये सही करता हूँ, क्लब हाउस एंड कोर्स, क्लब हाउस एंड कोर्स, वहां तो नहीं है ना, सही। मैं कहा जरा जल्दी जल्दी ओपनिंग, जरा ओपनिंग प्लेजर से जरा तो ओपन हो जाए ना, सवाल में तो कुछ निकलना कोई नहीं, आपको पता है। सिंगल एंट्री के सवाल करने के बाद आप वैसे ही चीते हो गए हैं। चीजें पहुंचाने के लिए है ना, तो वो भी आ गए ना, हाँ, बाइकिया, चीता वगैरह वगैरह। इस पे कहां से औ बनती थी तुम्हारी? अच्छा, छान बन जाओ। जी हो गए ओपन, चले ओके जी, अब शुरू करते हैं सवाल को। अब शुरू करते हैं सवाल को, ठीक है। आपको भी टाइम दे दिया मैंने, फॉर्मेट साथ साथ बनाया आपको। ओके,
treasurer of a golf club has provided the following receipts and payments account for the year ended 31 दिसंबर 12। ओपनिंग बैलेंस की क्या एंट्री करें? तो फिर करना क्या होगा? अगर ओपनिंग फंड अवेलेबल नहीं होगा तो उसमें इसकी एंट्री करनी होगी। तो मैं ना एक काम कर लिया करते हैं हम, ओपनिंग फंड शायद सवाल में कभी हो शायद ना हो, लेकिन ये वाला ओपनिंग में लिखना भूल जाते हैं, इसको फौरन ही लिख दिया करेंगे यहाँ पे। अगर ओपनिंग फंड आ जाएगा उसको ऐसे लिख दिया करेंगे, ठीक है ना। तो ओपनिंग फंड 157.8 एंड सर्कल किया आपने इसको ओपनिंग को और इसके साथ लिख लिया। अगर ओपनिंग फंड नहीं होगा तो उसकी कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। अगर ओपनिंग फंड नहीं होगा तो उसकी कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो मैंने इसलिए लिख दिया वहां पे कि हम भूलें ना। कल को जो सवाल तो पूरा पढ़ा ही होता है, नजर तो आ ही जाता है कि फंड गिवन है या नहीं है। नहीं है तो इसने आना ही है, ओपनिंग ने यहाँ पे, तो ओपनिंग हमने इसीलिए इसी वक्त लिख लिया ताकि बाद में भूलें ना। ओके, चलें जी, अब तरतीब से शुरू हो जाते हैं। ये हमारे पास रिसीट पेमेंट्स हैं, कैश भी यहीं पर है, बैंक भी यहीं पर है, जिंदगी आसान है। तो रिसीट पेमेंट के डेबिट्स को टिक करते जाएंगे, रेलेवेंट जगह क्रेडिट करते जाएंगे, क्रेडिट्स को टिक करते जाएंगे, रेलेवेंट अकाउंट्स में रेलेवेंट जगह पे डेबिट करते जाएंगे। तैयार हैं? चले, सबसे पहले सब्सक्रिप्शंस एंट्री बोले, रिसीट पेमेंट बोल दें या कैश एंड बैंक बोले, सिर्फ कैश ना बोले, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट 654.9। रिसीट एंड पेमेंट लिख लें, कैश एंड बैंक लिख लें, आपकी मर्जी, वर्किंग है हमारी। ओके, नेक्स्ट क्या है? टिक करते जाए साथ, वो डेबिट ये क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट कैंटीन रिसीट्स, ये क्या है? वो जो कैंटीन की ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है, लोग खाते पीते हैं तो पैसे देके जा रहे हैं, सेल्स है, सिंपल, डेटर्स तो नजर नहीं आए तो डायरेक्ट कैश सेल्स ही होंगी ना ये, ठीक है। तो रिसीट पेमेंट डेबिट सेल्स क्रेडिट कितने से? 331.4। टिक करते जाएंगे साथ साथ, डेबिट बोलते हुए टिक कर दिया करें और क्रेडिट को पोस्ट कर दिया करें, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्या है? गोल्फ कोर्स फीस, ये क्या है? सिंपल बात, इनकम, ठीक है। सब्सक्रिप्शन तो हम वैसे ही मेंबर, जिसने मेंबरशिप ले ली है वो आकर क्लब में बैठेगा, कैंटीन जाएगा, लोगों को घुमाने ही ले आएगा अपने दोस्तों को, ये मेंबरशिप के पैसे हैं सब्सक्रिप्शन के। लेकिन अगर उसने गोल्फ खेलनी होगी तो उसके अलग से चार्जेस हुआ करते हैं, ठीक है जी। तो गोल्फ कोर्स फी एक इनकम है, सिंपल, एंट्री डायरेक्ट इनकम में करेंगे। एंट्री देखा करें फिर नोट किया करें, मैं रुकता हूं थोड़ा सा, एंट्री करने के बाद उस वक्त कर लिया करें। एंट्री हो रही है रिसीट पेमेंट डेबिट इनकम क्रेडिट, तो इनकम में आकर उसका नाम लिख लिया, गोल्फ कोर्स इनकम। इनकम क्यों लिखना? गोल्फ कोर्स फी, सॉरी जी, कितना? 284, बस 284, टिक कर लिया। नेक्स्ट क्या है? इवेंट रिसीट्स, स्टार लगाएं इस पे, डिब्बा लगा लें इसको, इवेंट रिसीट्स को। इस पे थोड़ी सी बात करनी है मैंने। इवेंट रिसीट्स नजर आ रहे हैं, ऑपोजिट साइड पे पेमेंट्स पे देखें तो इवेंट एक्सपेंसेस भी नजर आ रहे हैं। ये दोनों को बॉक्स लगाएं, इस पे थोड़ी सी बात करने लगा हूं, सबकी तवज्जो चाहिए मुझे। दोबारा नया कॉन्सेप्ट है आज, ये कल इस पे बात नहीं हुई थी। ओके, ओके जी, हमने कल स्पोर्ट्स क्लब बनाया था, ठीक है, बोलो। हमें डोनेशन से इनकम हो रही थी, हमें जो है वो सब्सक्रिप्शन से इनकम हो रही थी, हमने एक खोखा भी लगा लिया था, बॉटल ट्रेडिंग से भी हमें इनकम होने लग गई थी। हमने सोचा कि यार कोई ऐसा इवेंट कराते हैं जिसमें हमें कुछ फायदा हो जाए, ठीक है। हम एक क्रिकेट मैच रखते हैं, हम ये वसीम अकरम, वकास, यूनुस, आकिब जावेद, सकलैन मुश्ताक, इंजमाम, मोहम्मद यूसुफ, इन सबको बुलाते हैं,
इनको बुलाकर इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, रफाही इदारा है, तो आप लोग अगर आ जाएं, ठीक है, तो एक नुमाइशी सा मैच हो जाए और आपने खेलना होगा हमारी ही टीम के अगेंस्ट, यानी कि हमारा जो क्लब है उसी के अगेंस्ट, यानी कि कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी, आप इंशाल्लाह जीत भी जाएंगे, आराम से आ जाएं, ठीक है जी। अब ये एक इवेंट हम करवा रहे हैं, तो इस इवेंट से कोई रिसीट्स होने की उम्मीद है? क्या क्या रिसीट्स होंगी? हमने ये मैच करवाना है तो उसको दिखाने पर टिकट लगा देंगे, तो लोग टिकट खरीदें, 500,000 रुपये का टिकट लगा देंगे, लोग उसको मैच को इन लोगों को देखने के लिए, दोबारा से खेलता हुआ देखने के लिए आएंगे, ठीक है जी। तो हमें इनकम्स होंगी, इसके ऊपर हमें इस इवेंट के ऊपर कुछ एक्सपेंसेस भी आएंगे, जाहिर सी बात है। हमने जो मैच रखना है, अब ज़्यादा अटेंडेंस हो इसके लिए शाम का मैच रखेंगे, रात का, तो लाइटों का खर्चा भी होगा। फिर इन लोगों को कहा जी ठीक है आपने तो अल्लाह वास्ते ही खेलना है आके, वो पैसे तो ना भी लें लेकिन उनको लेकर आना, उनको यहाँ पर खिलाना पिलाना, उनकी आवभगत करना, उनको वापस छोड़ के आना, ऐसे छोटे मोटे खर्चे। कोई आउट स्टेशन से अगर खेलने आए हैं उनको यहाँ पे होटल में एक दिन रोकने का, सारे खर्चे तुम्हारी जिम्मे होंगे ना, ठीक है। तो एक इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया जिसमें हमें कुछ रिसीट्स हुई और कुछ पेमेंट्स भी हमें करनी, कुछ एक्सपेंसेस भी हुए। हमें मुनाफा कब होगा? जब हमारी रिसीट्स ज्यादा होंगी, एक्सपेंसेस कम होंगे। और हमें नुकसान कब होगा? जब लोग देखने कम आए और खर्चे हमारे ज्यादा हो जाए। आप नेट रिजल्ट देखना पसंद करोगे? जाहिर सी बात है, आप ये देखना पसंद करोगे कि ये इवेंट जो हमने करवाया, इस इवेंट में हमें नफा हुआ या नुकसान हुआ? क्यों देखना चाहोगे? बोले। अगली बार अगर इसमें नुकसान ही आया ना, तो अगली बार को और चज का काम कर लेंगे, ये वाला इवेंट हम करवाएंगे, ठीक है। तो आप एक बात याद रख लें, इनकम एक्सपेंडिचर के टॉपिक में, अभी लिखवाता हूं, पहले सुन लें। इनकम एक्सपेंडिचर के टॉपिक में अगर आपको रिसीट्स साइड पे कोई इनकम नजर आए और उसी का रिलेटेड एक्सपेंस पेमेंट साइड पे नजर आए, तो रिसीट को इनकम्स में और एक्सपेंस को एक्सपेंसेस में शो नहीं करना। इन दोनों को क्या करेंगे? नेट करके अगर नेट में इनकम आई, इनकम में शो करेंगे, अगर नेट में एक्सपेंस आया तो एक्सपेंस में शो करेंगे। इसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि हमें पता तो लगे इस इवेंट से हमने क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया, ठीक है। अगर तो इससे हमें कोई फायदा हुआ है तो हम फ्यूचर में इसको कंटिन्यू करने का डिसीजन ले सकते हैं, और अगर हमें इससे कोई फायदा नहीं आया तो फ्यूचर में ये काम नहीं करेंगे, डिसकंटिन्यू करेंगे, कोई और इवेंट करवाएंगे। भाई सही है। तो ये दोनों जगह पे सर्कल किया था, स्टार लगाया था, सफ़े की बॉटम पे या लेफ्ट साइड पे सफ़े में जगह खाली है थोड़ी सी, पिछले सफ़े पे थोड़ी सी जगह खाली है, पिछले सफ़े पे पेज नंबर 176 पे नीचे कुछ जगह खाली है, वहाँ पे लिख लें, एक जुमला लिखना है, लिखें जौन सा भी है जी। इस सवाल से पिछला जो जहाँ पे सवाल शुरू हो रहा है ना, सीट पेमेंट, जहाँ आपने स्टार लगाए हैं उससे पिछले सफ़े में नीचे थोड़ी सी जगह खाली है, वहाँ पे लिखें अगर रिसीट पेमेंट अगर रिसीट साइड पर कोई इनकम नजर आए जिसका रिलेटेड एक्सपेंस, अगर रिसीट साइड पर कोई इनकम नजर आए जिसका रिलेटेड एक्सपेंस पेमेंट साइड पर नजर आ रहा हो, अगर कोई इनकम रिसीट साइड पर नजर आ रही हो जिसका रिलेटेड एक्सपेंस पेमेंट साइड पर नजर आ रहा हो, तो हम दोनों को नेट कर देंगे, अगर नेट में इनकम आई तो इनकम्स में शो करेंगे, नहीं तो अगर नेट में इनकम आ गई तो इनकम्स में शो कर देंगे, और अगर नेट में एक्सपेंसेस आए, और अगर नेट में एक्सपेंस आया, एक्सपेंसेस नहीं, और अगर नेट में एक्सपेंस आया तो एक्सपेंसेस में शो करेंगे, ठीक है। ये हो गया उसूल।
एक्सपेंसेस में शो कर देंगे। ठीक है, ये उसूल है, हमेशा ऐसे ही होगा। अब इसकी वजह मैंने आपको बता दी है, वो वजह लिखने की ज़रूरत नहीं है। वजह मैंने आपको बता दी है कि हम देखना ये चाहेंगे कि फ्यूचर में कोई इसको कंटिन्यू करना चाहिए हमें या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, सही है। अब एक और छोटी सी बात भी ज़हन में रखिएगा। ऐसे तो आप कहेंगे कोई गोल्फ की फीस आ रही है जैसे, तो गोल्फ का कोर्स की रिपेयर है तो वो भी नेट कर दें, तो ऐसे नहीं है। फिर तो एक्सपेंसेस का खाना ही हटा देते हैं, फिर गोल्फ के अगेंस्ट तो सारे ही माइनस 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 होते जाएंगे, सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट माइनस 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 सारे ही कर देते हैं। भाई कहने का मकसद ये है, एक तो है मेन एक्टिविटी गोल्फ कोर्स का काम, गोल्फ कोर्स गोल्फ क्लब का काम गोल्फ भी खिलाना, सब्सक्रिप्शन लेना, ये उनकी नॉर्मल एक्टिविटी ये चल रही है। इससे हट के क्लब की सब्सक्रिप्शन आ रही थी, क्लब में गोल्फ खिलाने के पैसे ले रहे थे, ये तो नॉर्मल एक्टिविटी है। इससे हट के कोई इवेंट करवाया, वन ऑफ कोई इवेंट करवा दिया, कोई कंपटीशन करवा दिया, तो ये एक वन ऑफ इवेंट है। जब ये एक वन ऑफ इवेंट बन जाता है तो फिर इसकी जो है वो हम इनकम और एक्सपेंस को नेट करेंगे और इसको नेट करके शो करेंगे। ठीक है, तो वो उसकी निशानी क्या होगी, सेम नाम से रिसीट साइड पे एक इनकम नजर आ रही होगी, उसी नाम के आगे जो है वो पेमेंट साइड पे उसकी एक्सपेंस भी नजर आ रहा होगा। तो मैंने उसूल भी इसीलिए इस तरह से बना दिया है कि अगर कोई रिसीट साइड पे इनकम दिखे जिसका रिलेटेड एक्सपेंस भी क्रेडिट साइड पे पेमेंट साइड पे नजर आ रहा हो, तो दोनों को क्या कर दोगे, नेट। नेट करके अगर इनकम आए तो इनकम में, एक्सपेंस आए तो एक्सपेंस में शो कर दोगे। ठीक है, अब जब एक्सपेंस पे पहुंचेंगे तब की तो तब देखेंगे, फिलहाल तो हम रिसीट्स को ऐड कर रहे थे, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया तो हम थोड़ा सा रुक गए। ठीक है, अब एंट्री क्या बनेगी, ऊपर जाओ ना, आप जहां पे पहुंचे थे इवेंट रिसीट्स है ना, एंट्री क्या बनेगी, रिसीट एंड पेमेंट डेबिट इवेंट रिसीट इनकम्स में क्रेडिट। आप कहोगे इनकम्स में क्यों, अपेरेंटली नजर आ रहा है कि ज्यादा इनकम ही है। और अगर खुदा ना खास्ता हमने इनकम में रिकॉर्ड किया और जब एक्सपेंस रिकॉर्ड किया तो वो माइनस में आ गया, तो यहां से एक लाइन लगा के काट के तो नीचे लिख दोगे, कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, तो फिर फिलहाल लिखें नॉर्मली ये पॉजिटिव ही आया करेंगे, कोई एक आध दफा हो सकता है नेगेटिव आ जाए, तो वो अगर आ भी जाता है तो यहां से काट के एक्सपेंसेस में ले जाएंगे, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, कई बार बल्कि मैं तो आपको चलाया इसी अप्रोच पे हुआ कि सवाल करते हो आप लिख जाओ जैसे लिखते थे, बाद में पता लगा कोई बात नहीं, एक लाइन लगाओ, सही वाली फिगर लिख लो। ठीक है, बोलो कंपटीशन है क्या है, इवेंट मैं कहता हूं इवेंट इनकम, रिसीट भी लिखेंगे यहीं पे, पेमेंट ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, नेट करना है जी। एंट्री बोलें, रिसीट पेमेंट को टिक करें, डेबिट और इवेंट इनकम इवेंट रिसीट्स इनकम्स में 86.8। ठीक हो गया जी, सही है। नेक्स्ट, कंपटीशन के साथ भी स्टार लगाएं, दूसरी तरफ देखें कंपटीशन एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं नजर, तो ये भी उसी तरह का है। कोई इवेंट करवाया, ऐसे ही कोई कंपटीशन करवा लिया, बैतबाजी का मुकाबला करवा लिया अपने क्लब में, ओहो सॉरी बैतबाजी का क्या ताल्लुक, ऐसे छोटा सा एक टूर्नामेंट करवा लिया लोगों के दरमियान, तो उन्हें कहा जी इसकी एंट्री फीस होगी, उन्होंने एंट्री फीस दी, तो इवेंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कंपटीशन भी करवा सकते हैं कोई अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो कंपटीशन क्या नहीं, क्या तो लेजर में से तो एक्सपेंस निकलेगा ना बेटा, उसने क्या लिखा था, कंपटीशन एक्सपेंस पेबल है, तो वो जो एक्सपेंस लिखने लगेंगे ना तो एक्सपेंस की एंट्री यहां पे कर देंगे, जो एक्सपेंस नेट में निकलेगा उसको यहां पे नेगेटिव करके लिख देंगे। टेंशन ना लो, अभी रिसीट की तरफ, रिसीट की बात नहीं होगी, रिसीट पेबल नहीं है, एक्सपेंस पेबल है। ओके, ये एंट्री ऐसे ही करो, रिसीट पेमेंट डेबिट कंपटीशन जी बोले 46 पॉइंट, अभी समझ आ जाएगी आपको, माइनस जब करेंगे वहां से। ठीक है, एक्सपेंस की बात नहीं हो रही, एक्सपेंस की बात करेंगे, मैंने सिर्फ रिसीट रिकॉर्ड की है। ओके, लेजर किसका है भाई, क्यों परेशान हो गए हो, ऐसे डरी हुई गां की तरह देख रहे हो जी। देखो ये क्या है, कंपटीशन एक्सपेंस पेबल है, तो रिसीट की बात अभी की है, एक्सपेंस की बारी तो आने दो, उसको लेजर में ही लिखूंगा, टेंशन ना लो। ओके जी, नेक्स्ट, कोर्स इक्विपमेंट सोल्ड जी, भाई सोल्ड है, डिस्पोजल हो रहा है, अकाउंट बना लो, यही करते थे। एंट्री बोलो, रिसीट पेमेंट डेबिट डिस्पोजल अकाउंट, बिका क्या है, कोर्स इक्विपमेंट, इसीलिए इसके नीचे मैंने बनाया हुआ था ये लेजर। ठीक है जी।
तो एंट्री हुई रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 19.8। ठीक हो गए सारे डेबिट्स। सही है, चलें आगे। ओके, पेमेंट साइड पे आ जाओ। पेमेंट में नजर आ रहा है कैंटीन पेमेंट्स। ये काहे की पेमेंट्स होंगी? क्रेडिटर्स की पेमेंट्स ही होंगी ना। रिसीट पेमेंट है, कैश एंड बैंक की तो टेंशन ही नहीं है अलग से। ठीक है, तो एंट्री देखो, उधर पता नहीं क्या एक छोटा सा अकाउंट ही बनाया है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बनाए चले बनाए, मैं रुक जाता हूं। कुछ बच्चों ने अगली एंट्रीज करना शुरू कर दी है रुकने का फायदा लेके। रुके, मेरे साथ करनी है एंट्रीज जी। इधर देखें, डिस्पोजल की एंट्री होगी। पेमेंट साइड पे आ गया हूं मैं। पहली एंट्री हो रही है कैंटीन पेमेंट्स। कैंटीन पेमेंट्स वो क्रेडिटर नजर आ रहे हैं, क्रेडिटर की पेमेंट्स ही होंगी। ठीक है, उसूल अभी भी वही है, परचेजेस मत समझना इसको। ठीक है, क्रेडिटर नजर आ रहे हैं, पेमेंट टू क्रेडिटर्स ही। आप कहोगे कैश या बैंक, मैंने आपको कहा था कैश और बैंक तो वैसे ही इकट्ठा है, यहां पर भी वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्रेडिटर्स डेबिट 213 से और रिसीट एंड पेमेंट क्रेडिट टिक कर ले वहां पे। रिसीट एंड पेमेंट नहीं बना रहे हम, देखो दोबारा सब कुछ अवेलेबल है, क्यों बनाए दोबारा, टाइम जाया क्यों करें, नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट वेजेस एंड, ये वाला पॉइंट बेटा उसी तरह का है। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज क्लब हाउस, वो गोल्फ वाले। ठीक है, और वेजेस एंड सैलरीज कैंटीन। मैंने आपको कहा था सिर्फ कैंटीन रिलेटेड इनकम्स एक्सपेंसेस यहां पे आनी है, बाकी सब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब क्लब हाउस के भी अपने मुलाजिम होंगे, कैंटीन में भी मुलाजिम रखे हुए हैं, तो क्लब हाउस के मुलाजमों की तनख्वाह इनकम एक्सपेंस में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और कैंटीन के मुलाजमों की तनख्वाह यहां वाले एक्सपेंस में। ठीक है, तो एंट्री बोले है क्या, सैलरीज एंड वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज किसकी जी, क्लब हाउस। एंट्री बोले 284 है, 284 से वेजेस एंड सैलरीज डेबिट, रिसीट पेमेंट क्रेडिट हो गया टिक। नेक्स्ट वेजेस एंड सैलरीज कैंटीन, एंट्री देखो वेजेस एंड सैलरीज किसकी है, कैंटीन की है ये, क्योंकि ऊपर कैंटीन के ट्रेडिंग की एक्टिविटी देख रहे हैं जी। 78.9 से और रिसीट पेमेंट क्रेडिट डन। ठीक है, नेक्स्ट कोर्स रिपेयर्स, हो कोर्स आ गया, कोर्स ब्रैकेट में कर दें, यही कह रहा हूं आपको। अगर सब कुछ ही ब्रैकेट में करने लग जाओ तो फिर इसको उड़ा ही देते हैं, ये रखा ही क्यों है, फिर इसको भी ऊपर ही ले आते हैं, फिर सब्सक्रिप्शन में से माइनस करी जाए, सब कुछ यहीं से माइनस करी जाए, फिर तो कुछ बचे ही ना, एक ही लाइन में सारा इनकम एक्सपेंडिचर बन जाए। तो वो एक्टिविटी जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटी से हट के वन ऑफ है, उससे रिलेटेड इनकम एक्सपेंस नजर आ रहे हैं एक जैसे, तो उनको नेट करना है बस, बाकी रूटीन वैसे ही रखनी है। इनकम्स को इनकम में और एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस में शो करना है अलग अलग। ओके, तो रिपेयर की एंट्री, कोर्स रिपेयर एक्सपेंस है जी, लेजर नहीं आ रहा तो डायरेक्ट लिख देंगे ना, लेजर आ रहा तो वहां पे लिख देते थे। कोर्स रिपेयर्स डेबिट कितने से, 149.9 से, रिसीट पेमेंट क्रेडिट टिक कर लें। इंश्योरेंस लेजर नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन आपको नहीं पढ़ाई एडजस्टमेंट, कहा था सवाल पढ़ के रखो मेरे आने तक, 5-7 मिनट दिए थे इसीलिए, लेकिन आप में से बेशतर ने नहीं पढ़ा होता, साथ वाले के साथ बातें करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 5 में इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ गड़बड़ है, कोई क्रूअल प्री पेमेंट की बात कर रहा है, तो इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट नहीं फेंका, उसका लेजर ओपन कर लिया। एडजस्टमेंट बाद में पढ़ेंगे नंबर आने पर। ओके, तो इंश्योरेंस का लेजर 13वां नंबर ओपन कर लें आप लोग, 12 तक आप पहुंच चुके हैं, 13वां नंबर लेजर ओपन करें। इंश्योरेंस का बिल्कुल एक्सपेंस होता है, हो सकता है कोई प्रीपेड या पेबल निकल आए, एडजस्टमेंट पढ़ के ही पता लगेगा। फिलहाल तो रिसीट पेमेंट से पेमेंट की एंट्री करें। एंट्री बोलें इंश्योरेंस डेबिट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्रेडिट कितने से, 72। ठीक है जी, ओके टिक कर लें। नेक्स्ट क्या है,
इलेक्ट्रिसिटी का लेजर मौजूद है? नहीं, तो डायरेक्ट ले आए बस, कोई एडजस्टमेंट नहीं। जो एडजस्टमेंट होगी बता दूंगा, सवाल पढ़ने का टाइम वैसे इसीलिए दिया था। इलेक्ट्रिसिटी 47.3 से डेबिट, रिसीट, पेमेंट, क्रेडिट, टिक करते जाए। टेलीफोन का लेजर मौजूद है जी, टेलीफोन डेबिट, रिसीट, पेमेंट, क्रेडिट 19.7, टिक करते जाए। इवेंट एक्सपेंसेस नहीं हुआ, इवेंट एक्सपेंसेस की एंट्री देखें, इधर नहीं करनी। लेजर मौजूद नहीं है ना, देखें लेजर मौजूद नहीं है, तो लाने तो यहां लगे थे एक्सपेंसेस में, लेकिन एक उसूल बना लिया है कि अगर इवेंट रिसीट्स और इवेंट एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं तो उनको नेट करना है, तो उसको यहां पर नेगेटिव शो करने के बजाय यहां पे माइनस के साथ की एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री बोले, एंट्री वही हो रही है, इवेंट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, पर उसको शो क्योंकि इनकम में कर रहे हैं तो इसलिए माइनस करके कर रहे हैं, ठीक है। तो इवेंट एक्सपेंस 47.3 से ये डेबिट हो गए एक्सपेंस, और रिसीट पेमेंट क्रेडिट कर, टोटल कर लेंगे आप, मुझे पता है वो कर लेंगे भाई, मुझे पता है। नेक्स्ट, ठीक है, ये समझ आया ना। नेक्स्ट, सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस का लेजर नहीं है, डायरेक्ट लिखो सन्ड्री एक्सपेंस जी। 15 से सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट, रिसीट, पेमेंट, क्रेडिट, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है? कंपटीशन एक्सपेंसेस। हाँ बिल्कुल, वैसे अगर ये लेजर ना होता तो इनको भी यहां पर लिख देते, हम लिखते ना, लेकिन मसला क्या है, लेजर आ रहा है, और लेजर हो तो एक्सपेंस को वहां पे लिखेंगे, बैलेंसिंग जो निकलेगा प्रॉफिट एंड लॉस में वो वाला एक्सपेंस है, ठीक है। तो एंट्री बोलो, कंपटीशन एक्सपेंस डेबिट, रिसीट, पेमेंट, क्रेडिट कितने से? 12 पॉइंट, ठीक है ना। यहां से जो एक्सपेंस निकलेगा उसको लिखेंगे वो माइनस के आगे, ओके, बल्कि लिख ही लें, इससे जान छुड़ाएं, कुछ बचा तो है नहीं। क्लोजिंग ने कहां जाना है, भूल ना जाए, क्लोजिंग ने वैसे कहां पे जाना है, यहां पे मैं लिख देता हूं कैश एंड बैंक, या रिसीट एंड पेमेंट, जो मर्जी लिख लें। फिर है 641.6 है जी, मैंने बैंक का क्लोजिंग लिखा है यहां पे, ये मैंने क्लोजिंग लिख लेना। अब इसको मुकम्मल कर ही लें जरा, ताकि ये क्लियर हो। ये इधर देखें, इधर देखें, मैंने वो क्लोजिंग, बैंक का क्लोजिंग लिख दिया है बैलेंस शीट में जहां जाना, तो ओपनिंग को रख लिया है, बल्कि उसको भी लिख दिया है। अगर फंड में कैलकुलेट होना है तो ओपनिंग वहां पे आता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आता है, सही है। अब इसको क्लियर कर लें जरा। इसमें बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में जाया करती थी, बोलो कितनी पॉइंट, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस की बजाय हमारे पास यहाँ पे क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर। तो इनकम, अब मैं लिखूंगा इनकम एक्सपेंडिचर बस, ठीक है, पता लग गया आपको, इसमें भी इनकम्स और एक्सपेंसेस ही जाने, ठीक है जी। 13.3 वैसे तो एक्सपेंस बनता था, लेकिन इसकी रिलेटेड इनकम ऊपर पड़ी है, बोलो, तो एक्सपेंस को यहीं पे लिखेंगे 13.3, और यहां पर वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे कि ये डायरेक्ट नहीं है, वर्किंग नंबर 5 में हमने इसे कैलकुलेट किया है, ठीक हो गया। ओके डन। 46.6 में से 13.3 माइनस करके आंसर लिख लेंगे आप। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब रिसीट पेमेंट सारा ओके है, 0.1 ओके है, 0.2 में भी हमने ओपनिंग्स लिख लिए हैं, ओके है। जहां तक कोई मसला है तो पूछ सकते हैं आप। कोई मसला है तो पूछें, पूछें। एक मिनट, बारी बारी, एक मिनट, एंड वाले पहले। तो कैंटीन की जो वेजेस एंड सैलरीज हैं, ये कैंटीन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटी शुरू की हुई है, तो उसको हम अलग रखते हैं। कल बात ये की थी कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी इनकम्स और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस इस वर्किंग में आएंगे, यहां से नेट निकाल कर ले जाएंगे। बाकी तो फिर क्लब हाउस, बाकी सारे मुलाजिम भी तो हैं, ठीक है, दोनों तरह के मुलाजिमीन हैं। कैंटीन की मुलाजिमों की तनख्वाह यहाँ पे, बाकी अपने इनकम एक्सपेंडिचर में। जी आप बोलें। तो फिर हम यही कहेंगे जो हमारा काम है उसी के मुलाजिम रखे हुए हैं। कैंटीन पे बस जो एक बंदा है
वैसे उस बंदे के बारे में अलग से कह देगा, ठीक है। वो कह देगा स्टूवर्ड वेजेस, जैसे कल कह रहा था, एक ही बंदा था, ठीक है। खामोश होगा तो जाहिर सी बात है फिर हम नॉर्मल की तरफ ही जाएंगे। नहीं होगा खामोश, टेंशन ना लो, बताएगा। यूं हो सकता है कि वो कह दे कैंटीन वेजेस और फिर वेजेस, यूं हो सकता है। आप क्या कहोगे, कैंटीन वेजेस कैंटीन में और वेजेस तो फिर बाकी भी हैं। या यूं हो सकता है कहे वेजेस क्लब हाउस, सैलरीज क्लब हाउस, और दूसरी वेजेस के बारे में कुछ ना लिखे तो दो अलग दे देगा। एक में लिखा हो तो दूसरा अज्यूम कर लेना। ये नहीं होगा कि एक ही लिखेगा दो काम होंगे। तो कोई बात नहीं, कोई एक्टिविटी कर रहे थे हम, कोई प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटी कर रहे थे, तो फिर वो सारी वेजेस कहां जानी है जब एक्टिविटी और कोई नहीं है। तो गधे घोड़े तो ना मिलाओ, घोड़े से घोड़ा मैच करो ना, ठीक है। एक्टिविटी है तो फिर कहो कुछ एडजस्टमेंट में ऐसे। तो ओके, पॉइंट 1 2 क्लियर। पॉइंट 3, द क्लब, द वैल्यू ऑफ क्लब हाउस एंड कोर्स। सबसे पहला एसेट कंप्राइज ऑफ फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग इन द रेशियो ऑफ 60-40। ये क्यों अलग किया उसने? डेप्रीसिएशन के लिए लैंड डेप्रीशिएट नहीं होता, बिल्डिंग डेप्रीशिएट होती है, ठीक है। अच्छा ठहरे, यहां से तो डेप्रीसिएशन ऊपर सबसे पहले वाले एसेट की, क्लब हाउस और कोर्स की, उसने बता दी। फर्नीचर एंड फिटिंग्स में कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, फिर अब ओपनिंग पड़े हैं उनको डेप्रीशिएट करना है, ठीक है। कोर्स इक्विपमेंट के बारे में पॉइंट 4 में कह रहा है कोर्स इक्विपमेंट कॉस्टिंग 55 वाज डिस्पोज ऑफ ड्यूरिंग द ईयर फॉर 19/8। नजर भी आया था 19/8। द इक्विपमेंट हैज बीन परचेज ऑन January 8। नो डेप्शन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ सेल। ये पॉइंट 3 और 4 मेरे ख्याल में कोई इतने मुश्किल पॉइंट्स नहीं हैं। आपको 3 मिनट देता हूं, तीनों एसेट्स की डेप्रीसिएशन भी निकालें, एक एसेट इनमें से बिक रहा है उसका डिस्पोजल भी निकल आए। 3 मिनट बाद मैंने फिर शुरू कर देना इस एडजस्टमेंट को। 3 मिनट आपको दिए जाते हैं, जल्दी से। सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड की डेप्रीसिएशन है, बहुत सिंपल। दो एसेट्स में तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। क्लब हाउस और फर्नीचर में कोई एडिशन, कोई डिस्पोजल नहीं है। बस क्लब हाउस में लैंड को अलग कर लेना, सिर्फ बिल्डिंग डिप्रिशिएट करना। इक्विपमेंट में डिस्पोजल है। ये थोड़ी देर दरवाजा तो खोल दो यार। कौन सा एसी बंद है? एसी चलाओ भाई। एसी वाला भाई किधर है हमारा? बैठा है आज? कोई नहीं है, एसी भी चलवा दे। हमको मरना ला उस्ताद ताड़ा, चला दो। सारी ऑक्सीजन दे ना, स्पॉन्ज बैठे हुए। कर ले काम, कर ले बात, कर ले भाई, कर ले बात। और यार कर ले, इजाजत दे दो। भाई बैटरी भी जवाब दे रही है और एसी भी चला दें, सांस बस रुकने ही वाला है मेरा। ऑफ है ऊपर से। कोने वाले बच्चे कोई तारे की यार ऊपर थोड़ी हिम्मत करना, साथ वाले को कह दो अगर वेले नहीं हो तो बटन ऑन कर दो। ध्यान से हैं, हंसते हुए ना मिलना। हाँ बस ठीक। आपके पास 30 सेकंड है। ये नहीं पता लग रहा कि कौन सी वाली है, ये वाली।
वो बच्चा ऐसा है जिसने तीनों जस्ट ये तीनों की डेप्शन निकाल ली और क्लोजिंग आ गया 1 2 2 3। लाना पाया की हो गया, मैं गुस्सा ही ना कर दे। ये रेड हो जाता है जब बैटरी खराब हो, रेड हुआ जी। कितने बच्चों ने कर लिए ये तीनों एडजस्टमेंट, तीनों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट? 5-6 हाथ खड़े हुए हैं सिर्फ, सुस्त बच्चे। तीन मिनट तो गुजर गए हैं। इनफैक्ट चौथा मिनट चल रहा है और वो भी गुजर रहा। अब मुझे नहीं याद, थोड़ी देर में बताता हूँ। अब मुझे नहीं याद, कुछ बताया तो था। और इधर से किसी ने कर लिया होगा काम मुकम्मल तीनों जैसे। यार कैलकुलेटर पे करना होता तो मैं टाइम क्यों देता। शानी तुमने कर लिया एडजस्टमेंट? क्यों? कैलकुलेटर नहीं है, क्यों आए हो क्लास में? ओके, स्टॉप राइटिंग। कोई भी अब ना लिख रहा हो ना कुछ और सोच रहा हो, सब भी सही कर रहे होंगे मुझे पता है। आसान सी एडजस्टमेंट थी। अब सबकी तवज्जो चाहिए प्लीज। इक्विपमेंट एंड पे करते हैं। क्लब हाउस एंड कोर्स कॉस्ट है 3156। एक्यूमुलेटेड एप्शन को हमने क्या करना, हमारे पास जो रेट गिवन है वो ऑन कॉस्ट यानी स्ट्रेट लाइन पे है। तो ओपनिंग कॉस्ट 3156 पे रेट लगाने ही लगे थे कि पॉइंट नंबर 3 आ गया कि द वैल्यू ऑफ क्लब हाउस एंड कोर्स कंप्राइजेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इन 60-40 रेशियो। लैंड कितना है इस 3156 में? 60%। और बिल्डिंग कितनी है? भाई लिखना बंद कर देना आप सब, ठीक है। तो जितना हो सके वर्किंग से बचा करते हैं हम। मैंने तो ये भी ब्रैकेट में ही कर देना था सारा काम, लेकिन आपके सामने लेजेस ओपन किए, जरा रिवाइज करवाया फाइनल अकाउंट में जिस तरह से इंट्रो में आप करते थे, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन क्लब हाउस एंड कोर्स, सबकी तवज्जो चाहिए इधर। क्लब हाउस एंड कोर्स की डेप्रीसिएशन 3156 तो टोटल है, 3156 सब देखें टोटल है, इनटू जब मैंने 60% करना है तो लैंड ने निकलना है। अब डेप्रीशिएट तो होना नहीं है तो क्या कर दें, इनटू 40%। अब ये क्या आ जाएगा, ये बिल्डिंग का पोर्शन आ गया, ठीक है। बिल्डिंग के पोर्शन पे रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, और सारा साल ही करना है, कोई एडिशन नहीं कोई डिस्पोजल नहीं। क्या आ गया 63.12। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 63.12। तो एक तरफ वर्किंग शो कर दी, बस काफी है। अब इधर देखें, इसको काम मुकम्मल भी करते चले इसका। क्लब हाउस एंड कोर्स इज डन। लैंड को निकाल नहीं देना, लैंड एंड बिल्डिंग में से पड़ा रहने दो। बस ये देखो जो ओपनिंग था वही क्लोजिंग है, क्योंकि कोई एडिशन नहीं कोई डिस्पोजल नहीं, ठीक है। ये क्लोजिंग बैलेंसिंग निकालो कितना बन रहा है। आगे मत बढ़ो, आप जितने से करवा रहा हूं बिल्कुल वैसे वैसे ही चलो। तुमने जब मैंने 3 मिनट दिए थे कुछ नहीं किया था, क्या करते रहे थे जी? 277.72। अब इधर देखें, एक्सपेंस ने कहां जाना था? क्या प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस ने जाना था। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है तो इनकम एक्सपेंस, तो एक्सपेंस ने तो जाने के, एक्सपेंस के जाने की जगह तो, ठीक है। तो इनकम एक्सपेंडिचर में चला गया है, देखो जा चुका है, ठीक है। अब ये क्लोजिंग्स कहां जाया करते हैं? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में नेट करके शो कर देते हैं, ठीक है। बताएं क्लब हाउस एंड कोर्स कॉस्ट कितनी है क्लोजिंग? 31। भाई लैंड पड़ा रहे, वो है तो एसेट ही, डेप्रीशिएट नहीं किया था, तो एक्यूमुलेटेड में भी उसकी कोई डेप्रीशिएशन नहीं होगी, ना ही हमने कैलकुलेट की मजीद। तो मैंने यहां पे जगह बचाने के लिए ब्रैकेट में ही नेट कर दिया। क्लोजिंग कॉस्ट आ गई और क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 277.72।
यहां पर आप वर्किंग का रेफरेंस दे सकते हो, ये वर्किंग नंबर। अच्छा, इसकी वर्किंग करने की खास जरूरत भी नहीं थी, पर चूंकि मैंने आपका रिवीजन करो और इसलिए लिख दिया, ठीक है। तो अब चूंकि हो गई है वर्किंग तो रेफर कर दो। वर्किंग 6 एसेट की कॉस्ट और वर्किंग 7 इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया, डन। नेक्स्ट क्या है जी, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। एक ही एसेट है पॉइंट नंबर 4 में, इक्विपमेंट, कोर्स इक्विपमेंट जो बिक रहा है, ठीक है। और पॉइंट 5 में इंश्योरेंस है, पॉइंट 6 में बोनस है, पॉइंट 7 में कोई इन्वेंट्री के एनआरवी है, यानी कि और कोई एसेट में और कोई डिस्पोजल। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर में तो ना कोई एडिशन था ना कोई डिस्पोजल था, सबसे सिंपल यही था। इधर देखें, वैसे ही डेप्रीसिएशन की हेडिंग आई पड़ी है, साथ में ये भी कर दें, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। कोई एडिशन डिस्पोजल नहीं है इसमें, तो कोई लैंड का पोर्शन भी नहीं है। जो 552 नजर आ रहा है, सारे के सारे पे रेट लगना है। सब इधर देखो, 552 इंटू 10%। ये अगर हम वर्किंग करते तो हम ऑन ओपनिंग लिखते, कोई डिस्पोजल नहीं होता, कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, तो अल्टीमेटली यही वर्किंग में करना था काम, हमने यहाँ पे कर लेते हैं जी। इंटू 10% आ गया 55.2। एंट्री बोलिएगा, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट क्या? अच्छा, वो तो इतनी बड़ी बात नहीं थी वैसे, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया जी। डेप्रीसिएशन, मैंने कहा शायद सीखा करो तुम। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 55.2 से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। लें जी, इसको भी क्लोज करते चले। 552, यही कह रहा हूं कि इनको लिखने की भी जरूरत नहीं थी यहाँ पे, बहरहाल बड़े होंगे तो खुद ही देख लिया करेंगे। क्लोजिंग 221.2 ले आए यहाँ पे, 552 और 221.2। वर्किंग का रेफरेंस दे लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है वर्किंग का रेफरेंस देने। आखिरी आ गया जी, कोर्स इक्विपमेंट, इसमें डिस्पोजल भी है। तो पहले डिस्पोजल की बात कर लेते हैं, ठीक है। स्टेप 1 क्या होता था डिस्पोजल का, याद आ रहा है? कुछ हैं, ऐसे ही नहीं 19-20 दिन लगाए थे IAS 16 के अंदर, ये नहीं जान छोड़ता, साथ साथ ही चलता है, आपके साथ ही चलेगा, अभी कैश फ्लो में भी दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो एंट्री पहली क्या करते हैं, स्टेप 1 क्या होता है हमारा डिस्पोजल में, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट। अच्छा, कितनी कॉस्ट है जरा देखो, उसने बताया कोर्स इक्विपमेंट कॉस्टिंग 55 was disposed of during the year for 19.8। तो कितनी कॉस्ट है इसकी? अच्छा, एंट्री करते थे तो यही क्रेडिट साइड पे लिख देते थे। अगर अकाउंट बना रहे हैं डिस्पोजल का तो यहां क्रेडिट करके डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट कर देते थे। तो डिस्पोजल का अकाउंट चूंकि ओपन कर लिया, वो लिख दे, एंट्री भी कर सकते हैं आप, कोर्स इक्विपमेंट से आ गया, ठीक है जी। ओके, सही है। स्टेप 2, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। अच्छा, कोई मुश्किल बात तो नहीं लगी अभी तक सवाल में? है ही कोई नहीं जी। एक्यूमुलेशन निकालनी है तो 1 साल की डेप्रीसिएशन निकाल लेते हैं, लाइफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 1 मिनट में ये निकल आना है, तो मसला ही कोई नहीं। कितनी कॉस्ट है? 55। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन 20%। इससे हमारे पास क्या निकलेगा? डेप्रीसिएशन ऑफ 1 ईयर, यही निकलेगी ना, इनटू जितनी लाइफ है। अब वो लाइफ जरा देखते हैं, जबानी कैलकुलेट हो सकती है। उसने बोला द इक्विपमेंट हैड बीन परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2008। किस दिन खरीदा था? 1 जनवरी 2000। तो 31 दिसंबर 8, 31 दिसंबर 9, 31 दिसंबर 10, हमारे साल पिछले साल का एंड 31 दिसंबर 11, और हमारा साल है 31 दिसंबर 12 वाला। अब 4 साल तो पिछले साल के एंड तक गुजर चुके थे, लेकिन सवाल के अंदर उसने ये तो लिख दिया नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ सेल, लेकिन उसने ये नहीं बताया ये एसेट बिका किस दिन था।
तो आपको ये उसूल लिखवाया हुआ है, मैं पूछा था दोबारा, ठीक है। कई बार ये बात बोली है कि अगर सवाल में एडिशन डिस्पोजल की डेट गिवन ना हो, हम अज्यूम करते हैं ये साल के पहले दिन। तो वो ये लाइन ना भी लिखता डेप्शन इज चार्ज, क्योंकि ये तो शायद शक में डाल देती, उसने नहीं चार्ज की, चलो हम कर लेते हैं। नहीं, करनी ही नहीं है चार्ज। डेट नहीं है तो क्या अज्यूम करेंगे, साल के पहले दिन ये एसिड बिका है, तो फिर हमारे साल की डेप्रिसिएशन बिल्कुल होनी नहीं थी। तो कितने साल गुजर चुके थे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। जी आंसर 44। वी विल डेबिट द अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट विद 44। अगर एंट्री है तो डेबिट लिख देना था, सिर्फ डिस्पोजल अकाउंट बन रहा है तो इसमें क्रेडिट कर दो। जी बोले, कहां से आंसर, सवाल कहां से आ रहा है जी? नहीं बेटा, ये कोर्स इक्विपमेंट है, वो क्लब हाउस एंड कोर्स था, वो अलग से एसेट था। वो क्लब हाउस जमीन के ऊपर बिल्डिंग बनाई हुई थी, ये उसमें इक्विपमेंट पड़ा है, गोल्फ वाली स्टिक्स हैं, हॉकियां हैं, बैडमिंटन के चिड़ी छक्के हैं, ठीक है, ये सारा इक्विपमेंट है हमारा। ओके सही है जी। इसको कहां फेंका है, डिस्पोजल में। एक तो जरा इसको क्लोजिंग बता दो, बैलेंसिंग कितना है, इसको तो क्लोज करें 1207। और ओहो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो निकाला ही नहीं, ये भी वहां वर्किंग में निकल सकता था, इतना आसान है। लेकिन चलो यहां पे मैंने इसके लिए मैंने ना 12.1 वर्किंग नीचे की थी, ठीक है। 12.2 में ये कर लेते हैं, ऑन ओपनिंग, ऑन एडिशन, ऑन डिस्पोजल, इसकी भी रिवीजन हो जाए। तो मेथड स्टेट लाइन है, तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल कितनी है, इधर देखो 1262, और ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 55 इंटू रेट 20%, फ्रैक्शन तो यहां लगना नहीं, 241 कोई एडिशन हुआ नहीं, कोई डिस्पोजल हुआ, डिस्पोजल तो है लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं थी, ठीक है। तो ये भी ब्रैकेट में हो सकता था, नहीं किया, चलें बाहर जी। 241.4 की एंट्री बोले। अब चूंकि इसको वर्किंग में कर दिया तो इसमें वर्किंग का ही रेफरेंस दे देंगे। यह है हमारा कोर्स इक्विपमेंट, वर्किंग नंबर 12.2 में जी 241.4, ये एंट्री पड़ी हमारी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट 241.4 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो कोई नई बात तो नहीं की? और बोलो IR 16 में 20 दिन लगाने वालों बोलो। $739.4। ये क्लोजिंग को ले जाओ बैलेंस शीट में, डिस्पोजल अकाउंट को बाद में बैलेंस करते हैं। कोर्स इक्विपमेंट 1207 हो गए, बोलो क्लोजिंग 1207, और एक्यूमुलेटेड एक्शन क्लोजिंग 739.4, ठीक है जी। वर्किंग का रेफरेंस दे लेना। चलो 10 और 11 नीचे जगह है, मैं दे देता हूँ, वर्किंग 10 वर्किंग 11, ठीक है। दरम्यान वाले की जगह नहीं थी मेरे पास, तो मैंने ऐसे ही आप पे छोड़ दिया कुछ। हो गया जी, ये अकाउंट भी होगा क्लियर। देखो इन अकाउंट्स को तो बिल्कुल ही क्लियर कर दिया, इनके क्लोजिंग्स को बैलेंस शीट में ले जा चुके हैं और इधर से एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस में भी ले जा चुके हैं, ठीक है। इनकी तरफ दोबारा मुड़ के ही नहीं आना अब हमने, ये रह गए, इसको भी बैलेंस करो। 8.8 क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे। अच्छा अब देखो इनकम एक्सपेंडिचर ना लिखो, पहले प्रॉफिट एंड लॉस ही लिख लो, ताकि आप जरा ये देख लो गेन है या लॉस है आसानी से ना, ठीक है। आपको एक आदत पड़ी हुई है, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट एक्सपेंस से तो नहीं होता था, किससे होता था, इनकम से। तो ये क्या है, गेन ऑन डिस्पोजल, ये क्या है, गेन ऑन डिस्पोजल, ठीक है। इसको आप काट दो बेशक और यहां पे लिख लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हमारे पास गेन ऑन डिस्पोजल है, गेन ऑन डिस्पोजल वर्किंग नंबर 12 8.8, ठीक है जी। और उसका क्लोजिंग तो कहीं जाता नहीं है, ना इसका वो ओपनिंग होता है ना क्लोजिंग होता है। 8.8 का गेन आ गया है डिस्पोजल, ठीक है।
ये अकाउंट भी क्लियर। जी पॉइंट नंबर 4 तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। नहीं है सचमुच? चलें आगे। नंबर 5 पॉइंट पढ़े। पॉइंट नंबर 5, द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर कवर्स द पीरियड यकम अक्टूबर 12 टू 30 सितंबर 13। फुल स्टॉप से आगे नहीं पढ़ना। यकम जनवरी 12 हमारा साल है और 31 दिसंबर 12 पे ये खत्म हो रहा है, ऐसे ही है? अच्छा, और बातें ना करो ना यार। एक साल में होते हैं 12 महीने, ठीक है। अब दोबारा पढ़ते हैं फुल स्टॉप तक के जुमले को। कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये किसकी बात कर रहा है? ड्यूरिंग द ईयर क्या पेड हुआ है? ऊपर देखो 72, ठीक है ना। तो ये 72 की बात कर रहे हैं, अंडरलाइन करके आप लिख भी सकते हैं ये 72 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना? 72 कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर 12 टिल 30 सितंबर अगला साल 13। अक्टूबर नवंबर यहां से इसकी कवरेज शुरू होती है और आगे तक निकली हुई है। कितने तक? वो 30 सितंबर तक है, उसको तो छोड़ ही दें। ये क्लोजिंग डेट पर क्या आ रहा है फिर? प्रीपेड। कितने महीने का एक्सपेंस प्रीपे कर गए हो? 9 महीनों का। 31 दिसंबर 12 पे खड़े हो और अगले साल 30 सितंबर 13 तक आपने प्रीपे किया हुआ, तो कितने महीने प्रीपेड है? 9, ठीक है। तो ये किया करते थे ना आप, क्लोजिंग डेट पे खड़े होकर आप देखते थे हमारी पेमेंट की रेंज क्या है। तो हमारे इस 72 की रेंज क्या है? अगले साल 30 सितंबर तक की। तो क्लोजिंग पर क्या है? प्रीपेड। तो क्लोजिंग प्रीपेड इधर देखें कैसे निकाला करते थे, कुछ याद है? ये 72 कितने महीनों का है? वो कह तो रहा है ये 72 जो है वो यकम अक्टूबर 12 से 30 सितंबर 13 तक 12 महीने का अरसा बनता है ना। तो ये 72 कितने महीनों का है? 12 का। कितने प्रीपेड है? 9। कितना बना? 54। अब फुल स्टॉप से आगे कुछ ना लिखा होता तो हम यही अज्यूम करते। इधर देखें कि ओपनिंग नील है, इधर देख लें प्लीज, एक दफा आगे ना पढ़े। ओपनिंग नील है और बैलेंसिंग फिगर कहां चली जाती? प्रॉफिट एंड, हाँ ठीक है, यहां पे इनकम एक्सपेंडिचर में, ठीक है। लेकिन साथ ही हम क्या अज्यूम कर रहे होते? शायद इंश्योरेंस आज से पहले कभी ली नहीं होगी, तभी तो इतनी सी बात उसने लिखी हुई है। भाई बात समझ रहे हो ना? आगे नहीं लिखा हुआ जुमला मैं कह रहा हूं, सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई। ओपनिंग में आपको नजर नहीं आया, ठीक है। फॉर द ईयर जो पे हुआ उसके बारे में आप कह रहे हो कि उसकी ये सिचुएशन है, तो इससे आगे कुछ ना लिखता तो ये थोड़ी अज्यूम करते कि 72 ही चला आ रहा होगा। बोलो, इसका मतलब ये होता अगर चुप होता तो फिर ओपनिंग बैलेंस में गिवन होता, या नहीं है तो मतलब हमने पहले इंश्योरेंस नहीं करा, ठीक है। लेकिन अगली लाइन ने तो आसान ही खता कर दी। क्या? द प्रीमियम फॉर प्रीवियस ईयर, पहले भी कुछ था, ओके। यानी कि ये वाले पहले 9 महीने बे इंश्योरेंस से नहीं रहे हम, ठीक है। इसमें भी इंश्योरेंस मौजूद थी। और वो कह रहा है पिछले साल का प्रीमियम कितना था? तो 72 क्यों हो गया फिर? बढ़ गया होगा। नए पाकिस्तान में तो हर चीज की कीमतें बढ़ चुकी हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम का क्या है? तो पिछले साल जो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना था? 48 था, 48 है ना, 48 था, वो बढ़ के कितना हो गया? 72। कोई मसला नहीं है। ये 72 जब 12 महीने का है तो फिर पहले से भी बाकी बात चुप हो तो यही रूटीन चली आ रही होगी ना। इसका मतलब पिछले साल भी ऐसे ही हुआ होगा, ठीक है। और पिछले साल के एंड में भी 9 महीने का प्रीपेड आया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ओपनिंग प्रीपेड था। कैसे निकला? 48 डिवाइडेड बाय 12
इंटू 9, आंसर इज 36। अच्छा जी, तो बैलेंसिंग क्या आ गया? महज एक हसीन इत्तेफाक है और कुछ नहीं है। ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी, ठीक है। तो 54 का एक्सपेंस इनकम एक्सपेंस में लेकर आओ। इंश्योरेंस एक्सपेंस 54, ठीक है। वर्किंग का रेफरेंस हो, क्योंकि आपने निकाली इंश्योरेंस नंबर 13, लेजर नंबर 13। आप तो तरतीब में चले थे ना, 13वें नंबर पे आया, ठीक है। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना, कहां कितना है? 54, ठीक है। और क्लोजिंग में इंश्योरेंस क्या है? प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस भी एसेट है, एसेट्स में आकर लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस। ओपनिंग का क्या करें? रहने ना नहीं, अगर ओपनिंग फंड ना हुआ तो उसमें, तो इसीलिए हमेशा से कहा हुआ है लिस्टों को मत पकड़ा करो ओपनिंग क्लोजिंग की, अपने लेजर्स के ओपनिंग, ज्यादा चांसेस है कि सही लिख लोगे। एक आधा गलत हो भी जाता है तो मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे, फिगर की नंबर नहीं होते। जितनी फिगर्स जा रही हैं एडलेस होकर सबके नंबर होते हैं, ओके। अच्छा जी, कैंटीन मैनेजर को बोनस देना है, वो दे लेंगे, वो तो नेट प्रॉफिट आएगा कैंटीन का, तो उसी का ही बोनस मिलेगा ना। उससे पहले जरा आखिरी एडजस्टमेंट पढ़ लेंगे, ये एडजस्टमेंट तो सबसे एंड पे हुआ करती है, आपको पता है, ठीक है। आज से वाले सवाल में मैंने एक दिन आधा घंटा सिर्फ इसी एडजस्टमेंट पे लगा दिया था, इसीलिए कि आगे 2-3 दफा भी आए तो दोबारा टाइम ना ले, इसलिए बाकी सवाल मैंने आज सुकून से करवाया है। और इस एडजस्टमेंट के ऊपर कोई टाइम मेरा नहीं लगना था। कैंटीन वाले बोनस पे वो देख लेते हैं, ओके। फिलहाल तो पॉइंट नंबर 7 पढ़ो, क्या कहता है? IS2 भूल गया, सिलेबस में था नहीं। ये क्या? NRV आ गया। NRV याद है? नहीं याद? ये याद है कि IS2 का एक रूल हुआ करता था कि इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, वो बस इतना सा ही याद होना चाहिए, लिख लें अपने पास। अंडर IAS2 यानी इन्वेंट्रीज रूल था, इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, ठीक है जी। कहीं जरूरत पड़ी तो मैं NRV कैलकुलेशन रिवाइज करवा दूंगा आपको, इंट्रो वाली। बहरहाल ये रूल तो वैसे ही आपको काफी हद तक याद होता है, नहीं भी याद था तो ये आपको लिखवा दिया, याद आ गया होगा, ठीक है। तो इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, IS2 का ये रूल है। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं? ओपनिंग स्टॉक की NRV कितनी है? 55.2। हमारे पास कितने पे नजर आ रहा है? 60 पे। तो फिर जाहिर सी बात है ये कॉस्ट ही होगी ना, तो ये तो 60 पे नजर नहीं आ सकता, कितने पे नजर आना है? तो बस लिख दो ना काट के 55.2, इतनी लड़ाई की क्या बात है। बस नहीं लिख सकते, पहले 60 लिख के, मैंने नहीं एडजस्टमेंट पढ़ी थी, नहीं गुजरी थी मेरी नजर से, लिख गया मैं 60, लेकिन उसने बताया इसकी NRV है 55.2, तो मुझे याद आया, हो अच्छा इन्वेंट्रीज आर तो वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, तो ले आओ इसको NRV पे। ऐसे ही करते थे, ओके। ओके जी, अब शुरू करते हैं सवाल को खत्म करना, ठीक है। शुरू करते हैं सवाल को, क्योंकि सवाल में सब कुछ हो गया है, बस एक बोनस वाली एडजस्टमेंट है, वो एंड पे पढ़ते हैं जब ये नेट प्रॉफिट निकल आएगा। तो इधर देखें जी, अब सबके हाथों में कैलकुलेटर हूं। हमने कहा भाई कॉस्ट ऑफ सेल देते हो, उसने कहा नहीं, क्रेडिटर लेके आओ। अच्छा भाई परचेजेस देते हो, उसने कहा नहीं, पहले इन्वेंट्री लिखो। हमने कहा अच्छा लिख लेते हैं यार, ये लो अब तो बता दो, निकाले हो, बताओ 197.2, ये चला गया इधर 197.2, ये आ गई वर्किंग 1, ये 2 और 1 आगे पीछे थी, ठीक है ना। अगर आपका नंबर डिफरेंट तो डिफरेंट रेफर कर लें जी। कॉस्ट ऑफ सेल 212.9,
ओके, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई जी, ले आए 212.9 जी। जीपी अब भाई जीपी सही बताओ ना। 1 देखा, 2 आया ही नहीं बीच में, फ्रॉड लगाते हो। 118.5 लेस एक्सपेंसेस कर 39.6। ओके, सिर्फ ट्यू को उस तरह से करने की इजाजत है, उसके अलावा किसी को नहीं कर सकते। ओके 29.6। अच्छा जी सुने, ये भी ना काम पूरा कर देते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री ने एसिड में जाना है, कैंटीन इन्वेंट्री, ऐसे ना वो भूल जाए बाद में। कितनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसके साथ रेफर करने की जरूरत नहीं है, सवाल में बताया हुआ था। कैंटीन क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, कैंटीन क्रेडिटर्स कितना 55 पॉइंट, ऐसे बताना।